हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और सबसे विज्ञान के हम तमाम नए क्वेश्चनों के साथ मिल रहे हैं जो पेट के परीक्षा के संबंधी उपयोगी हैं। तो आज हम उसी कड़ी में जो उससे रिलेटेड बीमारियां भी पूछती हैं, तो सारी बीमारियों को लेके आए हैं कि भाई किस तरह से कौन सी बीमारी कहाँ कहाँ किस तरह से है। और ये दिखने को तो 10 हैं, लेकिन पता नहीं अभी कितने प्रश्न आपके सामने वो बन जाएंगे, उसकी मैं गणना नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल आपके सामने 10 ही दिख रहे हैं और अधिक से अधिक इन प्रश्नों को बनेंगे। और जब तक हमारे वीडियो चल रहा है आप एकदम सीधा सीधा हमसे जुड़े रहें। तो अभी तक जिन्होंने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कर दें। एक ही बात रोज़ रोज़ कहनी पड़ती है, बस शेयर करते नहीं हैं आप लोग, यही शिकायत है हमको आपसे। ठीक, तो अभी भी इतना कहने के बावजूद भी 2-4 लोगों को शेयर करिए और लोगों को और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। ठीक, अब बात करते हैं कि जो बीमारियों से संबंधित प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न क्या है कि कालरा एक बीमारी होती है। कालरा, ये कॉलर वाला नहीं बीमारी, जो शर्ट होता है उसमें कॉलर होता है, वो कालरा नहीं, ये बीमारी होती है कालरा, उसका नाम ही कालरा है। और टीबी, ये टीबी भी एक बीमारी है जो आपके घर में टेलीविज़न चलता है वो वाली बीमारी नहीं, ये टीबी बीमारी है। ठीक, कालरा कॉलर वाला नहीं, टीबी घर में टेलीविज़न वाला टीबी नहीं, ये बीमारी है, नाम है कालरा। और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया? भाई ये बीमारियां जो दोनों दिखाई दे रही हैं, कालरा और टीबी, इन दोनों जो बीमारी हैं ये जीवाणुओं से होती हैं। और ये जो जीवाणुओं से होती है तो ये इस बीमारी की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच का नाम सुने होंगे आप लोग। रॉबर्ट कोच एक बहुत बड़े चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम था। उन्होंने बहुत सारी धीरे धीरे खोज की और उस खोज के अंतर्गत कालरा और टीबी के जो जीवाणु पाए जाते हैं कि उसमें किस तरह से वो बीमारी फैलती है, वो इसके बारे में इन्होंने ये चीज़ें बताई। और कहा जाता है कि एक एथलीट फुट नाम की बीमारी होती है। एथलीट फुट, हाथी की तरह पैर मोटा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि आदमी कोई जा रहा है, महिला या पुरुष, तो उसका एक पैर बहुत मोटा हो गया रहता है, एकदम हाथी की तरह, हाथी जैसा पैर होता है ना, उसी की तरह मोटा हो गया रहता है एक पैर। तो उसको कौन सी बीमारी दिया गया है नाम? एथलीट फुट। एथलीट फुट जो नाम दिया गया है, क्यों दिया गया भाई? तो वो एक कवक के द्वारा फैलता है। एथलीट फुट नामक बीमारी एक कवक के द्वारा फैलता है। ये अक्सर पूछता है कि जो एथलीट फुट बीमारी है वो कवक के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा एथलीट फुट नाम की जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा फैलता है। अब उस कवक का नाम क्या है? टीनिया पेंडिस। टीनिया पेंडिस नाम है, अजंता मेंडिस नहीं, टीनिया पेंडिस। टीनिया पेंडिस जो है एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो उसका वाहक जो होता है, जो कवक का नाम होता है उसका नाम है टीनिया पेंडिस। ठीक, और एक और बीमारी है खाज। हमेशा किसी चीज़ को ऐसे खुजली करते रहते हैं ना, खाज, दांत खाज, ऐसे ऐसे। तो ये भी किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है, कि कवक के द्वारा फैलता है, कि भाई ये अन्य के द्वारा फैलता है? तो आपका उत्तर बताइए हमको। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि खाज नामक बीमारी है वो जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, किससे फैलती है? तो आपका सबसे पहला उत्तर होगा जो खाज नामक बीमारी है वो कवक के द्वारा फैलती है। उस कवक का नाम बता दीजिए तब, जिसके कारण वो बीमारी फैलती है। उस कवक का नाम है स्केविज। स्केविज, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्केविज, स्केज वाला जो बीज है वही स्केविज। ठीक, वो कवक है जिससे खाज नाम की कवक जो होता है, खाज नाम का, ऐसे आपका शरीर खाज खाज करता रहता है, खुजली करते रहते हैं। तो इसके बारे में बात हुई। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। रेबीज का टीका जानते हैं? और दूध का पास्चुराइजेशन, दूध से मलाई मक्खन कैसे निकाला जाता है? रेबीज का टीका और दूध का पास्चुराइजेशन किसकी खोज किसने किया? भाई रेबीज का टीका जानते हैं? रेबीज का सबसे पहले इंजेक्शन किसके काटने पे लगता है? रेबीज का कुत्ते के काटने पे। ठीक, अब कुत्ता काटता है तो मनुष्य किस तरह से हरकतें करता है? तो उसको भी एक बीमारी हो जाती है। कुत्ते के जो वायरस होता है वो वायरस मनुष्य के शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और उस बीमारी से मनुष्य को पूरे शरीर में वो विषाणु फैल जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य का
मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब कुत्ते में जो रेबीज का टीका होता है, कुत्ते में जब कुत्ता काट लेता है तो मनुष्य को वही रेबीज का टीका लगता है, जिससे जो वो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया वो बीमारी खत्म हो जाती है। कुत्ते को आप लोग देखें हैं, पागल कुत्ते की पहचान क्या होती है? आप देखेंगे कि कुत्ता जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहा होगा, उससे मुंह से एकदम लार सलाइवा एकदम निकल रहा होगा, रुक ही नहीं रहा होगा, और वो कहीं एक तरह से बेचैन, किसी को देखेगा तो काटने की कोशिश करे, बार बार देख काटने की कोशिश करेगा। तो वो कुत्ता क्या होता है? हाइड्रोफोबिया बीमारी से ग्रसित होता है, और वो हाइड्रोफोबिया बीमारी से जब ग्रसित होता है तो वो किसी मनुष्य को काट लेता है, और जब मनुष्य को काट लेता है तो मनुष्य को उसकी प्रतिरक्षा के लिए यही रेबीज का टीका लगाया जाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। अब दूध का पास्चुराइजेशन, दूध से दही निकालना, मक्खन निकालना वगैरह वगैरह बहुत कुछ बन सकता है दूध से, तो वो पनीर वगैरह सब बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें दूध के पास्चुराइजेशन। इसकी खोज किसने किया था भाई? तो लुई पास्चर। बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न पूछा हुआ। प्रश्न वही हैं जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, आपके पेट हैं, टेट है, सुपर टेट, किसी न किसी एग्जाम में ये रहेगा ही रहेगा, और पूछा गया, पूर्व विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब पता चल गया आपको, लुई पास्चर जो है रेबीज टीका, दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किया था। अब तीसरे बात करते हैं, बच्चों को डीपीटी, डी डॉग वाला डी पी डीपीटी टीका किसके प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है? प्रतिरक्षण मतलब डीपीटी का जो टीका है बच्चों को किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? किस चीज़ से बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है, हर किसी के अंदर पाई जाती है, लेकिन बच्चे को तो पता रहता नहीं, बहुत छोटा हो तो बता नहीं पाएगा, बड़े होते तो बता देते हैं ना। तो इसीलिए उस बीमारी को बच्चों में होना, इसलिए ये डिप्थीरिया एक बीमारी होती है, वो ना हो इसके लिए वो टीका लगता है। उस टीके का नाम है डीपीटी, उस डिप्थीरिया बीमारी से बचाने के। टिटनेस भी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, इधर उधर कट जाता है वगैरह वगैरह। आप में भी टिटनेस की बीमारी होती है, आप बताते हैं, छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे कब टिटनेस किस चीज़ से उनको हो जाए, इसलिए उनको एंटीबायोटिक एंटीडोज दे दिया जाता है टिटनेस का, किस रूप में? डीपीटी के रूप में। और काली खांसी, काली खांसी को क्या कहते हैं? सूखी खांसी। सूख के मतलब एक ऐसे खांसता है, उसके मुंह से बलगम भी नहीं निकलता, और खांसते एक तकलीफ होती है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस तरह के बीमारियों से बचने के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, वर्णांधता रोगी को कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत होती है? ये आप जरूर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, ये प्रश्न रहा होगा। तो उस बीमारी में उसको वर्णांधता रोगी को लाल व हरा, वर्णांधता जो रोगी होता है वो लाल और हरा रंग जो होता है उसको दिखाई नहीं पड़ता है। लाल और हरा रंग जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, और लाल रंग जो होता है उसको, वर्णांधता रोगी को लाल रंग पहले तो दिखाई नहीं देता है। अगर लाल रंग उसको दिखाई भी देता है तो किस रूप में दिखाई देता है भाई? लाल रंग अगर उसको दिखाई भी देता है तो किस रूप में? हरे रूप में, हरे रूप में। और कहा जाता है कि अगर इस बीमारी से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, अगर कहा जाए ऑप्शन में मैं पूछ ले रहा हूँ, पुरुष, महिला, बच्चे, इनमें से सभी, तो आपका उत्तर क्या होगा? सबसे ज़्यादा इस बीमारी से प्रभावित कोई होता है तो पुरुष प्रभावित होता है, ठीक। और कहा जाता है इस बीमारी की वाहक, इस बीमारी को लाने का श्रेय, लाने का क्रिया सर्वप्रथम किसने किया था? महिलाओं ने किया था, ठीक। और अगर दूसरे टर्म पे बीमारी से महिलाएं प्रभावित होती हैं तो कौन सा उनका गुणसूत्र काम नहीं करता है? किस प्रकार का गुणसूत्र रहता है भाई? तो XX गुणसूत्र बनता है, तब जाके ये हीमोफीलिया वर्णांधता रोगी को वो स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया, लाल व हरा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है भाई? हीमोफीलिया को बीमारी के रूप में पहचानने का, लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको है? पुरुष को कि महिला को या बच्चे को? तो आपका उत्तर होगा स्त्रियों को। हीमोफीलिया जो रोग है उसका वाहक कहा जाता है, सर्वप्रथम वाहक, जिसके वाहक का मतलब जिस बीमारी को हम लाए हैं, कौन लाया है सबसे पहले? स्त्रियों ने। स्त्रियों में सबसे पहले बीमारी में किस में पाया गया था? ये सब पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि
हीमोफीलिया नामक बीमारी सबसे पहले किसमें पाया गया था? तो कहा जाता है ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके अंदर ये बीमारी पाई गई थी। ब्रिटेन की जो महारानी थी, ये उनके अंदर ये बीमारी पाई गई थी। अब हीमोफीलिया को जान लेते हैं कि किस तरह से कार्य करता है। हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, अगर उसके शरीर पे कोई कट लग जाता है, कट, ठीक, चोट लग जाती है, तो उसका ब्लड क्या होता है, पहले तो बंद नहीं होता है, थक्का जमता नहीं। बंद होने का मतलब ब्लड उसका थक्का नहीं जमता। ये बड़ी ख़राब बीमारी होती है। ये बीमारी हीमोफीलिया जिसको होता है, ये बीमारी बड़ी ख़राब होती है। मान लीजिए संयोग से आप कहीं गिर गए, चोट लग गया, अब ब्लड निकलता रहे, तो ब्लड निकलने से क्या होगा, शरीर में ब्लड का क्या होगा, कमी होगा, और उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये बीमारी बड़ी ख़राब है, क्योंकि ये ब्लड थक्का नहीं जमता। कब तक, प्रश्न पूछता है कि ये हीमोफीलिया में बीमारी में ब्लड कब से कब तक थक्का नहीं जमता है? तो आधे घंटे से लेके 24 घंटे तक ये ब्लड थक्का नहीं जमता है। हल्का फुल्का ब्लड निकलता ही निकलता रहता है। और जिसको ये बीमारी नहीं होती है, हल्का सा चोट भी लगा हो तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट में वो ब्लड क्या होगा, रुक जाएगा। और हीमोफीलिया वाले को भाई ये नहीं होता है, रुकता ही नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछे कि हीमोफीलिया जो बीमारी है सर्वप्रथम किस में पाया गया था, तो आप कहेंगे ब्रिटेन की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया, इसमें किस तरह से ब्लड क्या कार्य करता था, ब्लड थक्का नहीं जमता है। कब से कब तक? तो आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक ये ब्लड थक्का जमता ही नहीं है। कुछ रिसाव के साथ वो ब्लड बाहर ही निकलता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 6वां। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत सारी बीमारियां हैं, अलग अलग अंगों को प्रभावित करती हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि टाइफाइड जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंत क्या होता है भाई, जिसमें हमारा भोजन जाके पचता है, वही आंत होता है ना। तो जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता क्या है, बुखार होता है। ठीक, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर को इंजेक्ट करता है, और इंजेक्ट करता है तो हमारा जो आंत है, भोजन जिसमें जाता है, वो प्रभावित होता है। अन्य बीमारियों को जान लेते हैं कि कौन कौन से अंग को और कौन कौन सी बीमारियां प्रभावित करती हैं। निमोनिया का नाम सुने होंगे, बहुत सारे कहते होंगे कि हम बचपन में हमको निमोनिया हो गया था। आज भी उसके सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं। निमोनिया में क्या होता है कि बहुत जो आपका फेफड़ा होता है ना, निमोनिया में वो फेफड़ा ढंग से काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता। आपको हमेशा सर्दी जुकाम बुखार ठंडी वगैरह लगती रहती है, आपको ठंड से इसमें बहुत ज़्यादा बचाव करना होता है। तो निमोनिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी चीज़ होती है? फेफड़ा। काली खांसी, एक काली खांसी का नाम सूखे हैं, जिसको सूखी खांसी कहते हैं। तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूछता है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है काली खांसी से, तो आप कहेंगे श्वसन तंत्र। और एक बीमारी देखे होंगे कोढ़ बीमारी जानते हैं, कोढ़ी जिसको कहते हैं, कोढ़ी हो गई भाई के, तो वही कोढ़ी बीमारी होती है, कोढ़ बीमारी हो उसको कहा जाता है। तो वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है भाई? कोढ़। तो इसमें भी तंत्रिका तंत्र, और स्पेशली तंत्रिका तंत्र में आपकी त्वचा, इस अंग को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक, तो ये तो हो गया टाइफाइड से के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ और बीमारियां कि किस किस तरह से कौन कौन से अंग को कौन कौन सी बीमारियां प्रभावित करती हैं। टिटनेस भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, टिटनेस भी जो होता है वो भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब अगली बात करते हैं प्रश्न के साथ में, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से? भाई जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? बहुत सारे रोग हैं, जीवाणुओं को बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, टिटनेस, ये भी क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हैजा पहले समय के में हैजा बीमारी आती थी, बहुत सारे गाँव को ख़त्म कर दिया करती थी, एक फ्लू के तौर पे आती थी, और वो लोग कहते थे हैजा आने वाला। हैजा, आप बड़े बुजुर्गों से कहानी सुनते होंगे हैजा, तो वो हैजा बीमारी। क्षय रोग, भाई शरीर के कई अंगों को ये प्रभावित कर देता है, क्षय रोग, इसका नाम ही क्षय कर देता है, नुकसान कर देता है। फ्लेग, एक पुराने समय में बंगाल में फ्लेग आया था, वही फ्लेग। ठीक, निमोनिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निमोनिया को बताया कि जो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। और भी रोग होते हैं जीवाणुओं के द्वारा, जैसे कोढ़ भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। सिफिलिस भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। गोनोरिया भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो
तो ये सारे जितनी बीमारियां लिखी हुई हैं और अभी हमने जो बताया ये सारे जीवाणुओं द्वारा, प्रश्न पूछता है वायरस के कौन से बीमारियां जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं और कौन सी बीमारियां विषाणुओं द्वारा फैलती हैं। तो आप जरूर ये चीज़ें याद रखिएगा कि टिटनेस, हैजा, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया और कोढ़, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं 8वें पे, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से? जब जीवाणु की बात हो गई तो विषाणु की न बात हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसके बारे में भी कि जीवाणु जान लिए तो विषाणु भी जान लीजिए। तो सबसे पहले विषाणु, एड्स रोग होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, पता नहीं चलता। एक समय ऐसा आता है कि वो आदमी सेकेंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज में होता है तब जाकर उसको पता चलता है, तब तक बहुत देर हो गई रहती है। ये एड्स सुई, मान लीजिए कोई सुई है उसको धुली नहीं गई, धुली का नई सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए। नई सिरिंज के बिना प्रयोग किए अगर एक सुई दूसरे को लगाया गया कोई एड्स रोगी को और वही सुई किसी और को लगा दी जाए तो वो सुई किसी जिसको भी लगाई जाएगी उसको भी एड्स हो जाएगा। अगर किसी एड्स रोगी का ब्लड किसी दूसरे को चढ़ाया जाएगा उससे भी एड्स हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एड्स बीमारी होती है। वो विषाणु द्वारा पोलियो का ड्रॉप जो 2 बूंद जिंदगी के प्रचार आता है, 2 बूंद जिंदगी के, तो वो भी किस रोग का है भाई? पोलियो। चेचक छोटे छोटे शरीर पे दाने आ जाते हैं, बड़ी कहते हैं ना छोटी माता बड़ी माता, तो वो क्या है? अगर प्रश्न यहाँ छोटी माता भी लिख सकते थे, बड़ी माता भी लिख सकते थे, लेकिन चेचक की हम बात करते हैं कि वो भी क्या होता है? विषाणु होता है। गलसोथ क्या होता है भाई? ऐसे गला, आपका जो गाल है ऐसे एक तरफ फूल जाता है और वो दर्द करता है, कुछ खाने पीने में आपको समस्या होती है, तो वो गलसोथ रोग। खसरा भाई, अभी कालरा था तो यो खसरा है, खांसने वाला खसरा है, ठीक। तो ये सारी बीमारियां किससे फैलती है? विषाणु से। विषाणुओं से फैलने वाले और भी रोग हैं, डेंगू ज्वर, डेंगू जो मच्छरों के द्वारा होता है, ट्रेकोमा जो आँख में होता है, पीलिया जो शरीर पीली हो जाती है, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसेफ्लाइटिस का नाम सुने होंगे, वो भी क्या है? इसी तरह के विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। टर्नर सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम, ठीक। तो ये कहता है कि टर्नर सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक ये सबसे पहले बताइए, स्वस्थ मनुष्य में चाहे स्वस्थ महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 46। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूँ। और पूछे कि कितने जोड़े की होती हैं, कितने जोड़े में, तो आप कह सकते हैं 23 जोड़े में होती हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है टर्नर सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 45 जो होती है, 45 जो होती है वो टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है उसमें 45 होती है। यह रोग स्पेशली जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। ये जो रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, ये स्पेशली महिलाओं में पाया जाता है। इससे होता क्या है? आपका शरीर विकसित नहीं होता है। शरीर जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य का 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच, 6 फीट से ऊपर भी एक स्वस्थ मनुष्य दिखता भी है कि वह स्वस्थ है। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम बीमारी होती है तो मनुष्य की हाइट क्या होती है? बौने लोगों को देखें हैं, छोटे, बहुत छोटे करके, कोई 2 फीट का होगा, 2.5 फीट का, तो उसमें किस तरह की बीमारी होती है? वही टर्नर सिंड्रोम। उनका शरीर क्या होता है? विकसित नहीं हो पाता है। शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं वो भी विकसित नहीं हो पाते हैं। और स्त्रियों में यही बीमारी होने के नाते जो बांझपन जानते हैं, बच्चे नहीं होते हैं जिसको, उसको बांझपन कहा जाता है। तो यही टर्नर सिंड्रोम बीमारी जो होती है, जो रोग होता है, उसी के कारण बांझपन का रोग हो जाता है, ठीक। यहाँ तो अभी तक आपने जान लिया। अब लास्ट प्रश्न की आज की बात करते हैं कि लास्ट प्रश्न है, मलेरिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया? मलेरिया, भाई मलेरिया किससे होता है? जितने भी इस तरह के रोग होते हैं वो महिलाओं द्वारा ही होते हैं। महिलाओं के द्वारा का मतलब मादा एनाफ्लीज, जितने भी रोग के वाहक होते हैं, मलेरिया या वगैरह वगैरह बीमारी जितनी होती हैं, उस सब पहले हम बात कर लेते हैं मलेरिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो मैकुलाच, ये ब्रिटेन के रहने वाले मैकुलाच, ये 1827 ईस्वी में इन्होंने मलेरिया शब्द का प्रतिपादन किया, ठीक।
अब मलेरिया किस तरह से होता है भाई? मलेरिया मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होती है उसके काट लेने से होता है ना, तो उसके काट लेने से मलेरिया हो जाता है। अब मलेरिया के अगर हम पहचान करवाएं तो किस तरह से 2 लीटर खून निकलवा देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमको मलेरिया है, सही ना? अरे भाई हमको मलेरिया जानना होगा तो शरीर से 2-4 बूंदें टेस्ट करवाएंगे तो हमको वो भी क्या है हुआ है, किस काहे हमारा शरीर काँप रहा है, काहे हमारा शरीर दर्द कर रहा है, काहे हमारे अंदर बहुत सारी बेचैनी है, तो शरीर से 2 बूंद 4 बूंद 6 बूंद निकलवाएंगे और शरीर में जो भी बूंद से हमको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में मलेरिया नाम का इंजेक्ट हो चुका है, ठीक। और हम इन्हें एक साधारण इलाज के तौर पे देखें तो कुनैन की गोली, कुनैन की गोली होती है उसको खा सकते हैं। कुनैन मतलब ये सफ़ेद वाला जो होता है वो वाला नहीं, एक कुनैन जो सिनकोना नामक वृक्ष से उसकी छाल से निकाला जाता है। सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से कुनैन निकलता है। और भी पेंड्रुलिन होता है, उसको भी आप मलेरिया से बचने के लिए उसका सेवन कर सकते हैं। क्लोरोक्विन नाम की भी गोली आप खा सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए। मलेरिया में क्या होता है कि जब आपकी प्लेटलेट्स होते हैं ना वो मरने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स आपके शरीर में बढ़ते रहते हैं और उससे आपका शरीर मेंटेन रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर का प्लेटलेट्स घटता रहता है और आप बीमार होते चले जाते हैं तो वही प्लेटलेट्स आपका घटता चला जाता है। वो प्लेटलेट मतलब आपका जो आरबीसी है वो मर जाता है, मरता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले ही हमको वो सारी चीज़ें कर लेनी होती है। तो अभी तक जितने लोगों, आई होप ये क्लास आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।